Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS for our complete course related to HSSC PGT CS screening. This is our third class for the subject Programming in C. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं लिटरल्स या लिटरल कांस्टेंट से। तो देखिए प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया वेरिएबल्स के बारे में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कौन कौन से रहते हैं, लाइक डिफरेंट डेटा टाइप्स कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं, उनके बारे में देखा। किस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वो सब चीज़ें देखी। तो वेरिएबल क्या है? जो वैल्यू हमें अभी तक नहीं पता है, द वैल्यू विच इज़ अननोन टू अस इज नोन एज वेरिएबल। ठीक है, इससे उल्टा अगर हम देखें तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें पता है वो क्या है? कांस्टेंट। और जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता वो क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, तो वैल्यू हमें, अगर हम कोई भी वैल्यू यूज करना चाहते हैं, कोई भी नंबर यूज करना चाहते हैं, कोई भी फ्लोटिंग है, इंटीजर है या कैरेक्टर, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो वो या तो वेरिएबल होगी या वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, या तो वो वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम कोई भी एक सॉफ्टवेयर देखें, तो जैसे अगर हम बैंकिंग सॉफ्टवेयर देखते हैं, कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें अब हमारे पास क्या है? इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट है तो देखिए या तो वो कांस्टेंट होगा, सभी तरह के अकाउंट्स पे क्या है, वो बैंक कितना दे रहा है, 10% दे रहा है, तो वो क्या इंटरेस्ट को क्या कर देगा? फिक्स कर देगा, हर जगह 10 कर देगा। ठीक है, तो अलग से वेरिएबल उसे यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं बैंक के पास। ठीक है, तो एफडी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, सपोज करंट अकाउंट है या आरडी अकाउंट है, अलग अलग अकाउंट्स हैं। तो इन अकाउंट्स के लिए अगर वो डिफरेंट जो है इंटरेस्ट वो ऑफर कर रहे हैं, तो वो क्या उसे ट्रीट करेंगे? एक वेरिएबल ले लेंगे और अकॉर्डिंग टू द अकाउंट टाइप वो क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है? बेसिकली जिसकी वैल्यू क्या है? चेंज होती रहती है और जिसकी वैल्यू हमें इनिशियली नहीं पता। हम अपने प्रोग्राम में उसकी जगह पे क्या लिखते हैं? अगर हम ले रहे हैं इंट इंटरेस्ट लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू दैट मीन्स हमें नहीं पता। लेकिन अगर कहीं पे हमें ये पता है कि हाँ कांस्टेंट है, दैट मीन्स हमें पता है कि 10 ही रहने वाली है वो वैल्यू, तो हम क्या यूज कर लेते हैं? 10 यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो 10 क्या है? कांस्टेंट, दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या है? फिक्स रहने वाली है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर, इसी तरह से हमारे पास क्या हो जाते हैं? कॉन्स्टेंट्स भी इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए लिटरल क्या है? नेम फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू। क्या है? नेम क्या है? स्पेसिफिक वैल्यू है, जो उसका नाम है। ठीक है, अगर हमने 10 लिखा है या 20 लिखा है या हमने 50 लिखा है या हमने 45.60 लिखा, ठीक है, तो ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं और इनकी वैल्यू क्या है? स्पेसिफिक वैल्यू है जो चेंज नहीं होगी। और लिटरल्स क्या? लिटरल्स को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, लिटरल्स या कांस्टेंट्स एक ही बात है। तो देखिए जैसे हमने कहा कि कांस्टेंट्स भी हमारे इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर हो सकते हैं, उसी तरह से जिस तरह से वेरिएबल्स होते हैं। तो इंटीजर कांस्टेंट्स क्या होंगे? जो वो वैल्यूज जिसमें ना तो डेसिमल होगा और ना ही कॉमा होगा। ठीक है, डेसिमल और कॉमा देखिए अलाउड नहीं है, वो हमारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर कांस्टेंट्स हो जाएंगे, जो भी नंबर्स ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, यहाँ पे वो वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू गिवन है हमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? इंटीजर कांस्टेंट्स हो जाएंगे। तो देखिए इंटीजर कांस्टेंट्स ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ डेसिमल फॉर्मेट में हो सकते हैं, वो हेक्साडेसिमल में भी हो सकते हैं, ऑक्टल में भी हो सकते हैं और एस्काई एनकोडेड कैरेक्टर में भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं डेसिमल, तो ये क्या है? 120। और इसी तरह से इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? 0x78। ऑक्टल क्या होगा? 0170। एंड देन दिस इज एस्काई एनकोडेड कैरेक्टर, ये क्या होगा? कोट्स में x। तो अगर कोट्स में हम x कर रहे हैं और %d प्रिंट करा रहे हैं, तो ये हमें क्या प्रिंट करके दे देगा? 120 प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास क्या है कि इंटीजर जो कांस्टेंट्स हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि हम डेसिमल में ही एक्सप्रेस करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार प्रिंट एफ में आपके पास आ जाते हैं, आउटपुट वाले क्वेश्चंस में आ जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि ओ एक्स अगर है, 0x है सॉरी, और 78 है साथ में, तो ये क्या प्रिंट करेगा? अगर %d फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दिया, तो आपको क्या करना है? इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है एंड देन वो आपका आउटपुट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर 0 170 आपको दे दिया है, देन 0 से आपको पता लगाना है ये क्या है? ऑक्टल नंबर है। और %d अगर प्रिंट करना है तो क्या आ जाएगा? 120 प्रिंट होगा। और %o अगर प्रिंट करा रहे हैं आप, तो क्या प्रिंट हो जाएगा?
170 प्रिंट हो जाएगा। और इसी के लिए अगर आप परसेंट ये हेक्साडेसिमल प्रिंट करा रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि परसेंट ये जो ओ 0 है और 0x है, ये क्या चीज़ को डिनोट करता है। ठीक है, साथ के साथ आपने ये देखा कि स्काई एनकोडेड कैरेक्टर भी, अगर इसमें भी हम परसेंट डी दे देंगे तो ये क्या प्रिंट कर देगा, परसेंट डी दे दिया हमने, साथ में हमने क्या दे दिया, कोट्स दे दिया प्रिंट एफ में, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा 120। ठीक है, तो ये सभी जो हमारे ऊपर रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिकली 0 1 1 1 1 0 0 0। ठीक है, ये 8 बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ये 8 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जिस भी फॉर्मेट में हम इसे प्रिंट करा रहे होंगे वो फॉर्मेट में इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी, जो भी बनती है। ठीक है, हेक्साडेसिमल में जो बनती है, ऑक्टल में जो बनती है, इस तरह से वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो आप इंटीजर कॉन्स्टेंट्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ डेसिमल्स ही ले सकते हैं, इनमें से कोई भी तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स। फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स में देखिए डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट होना चाहिए लेकिन कॉमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कॉमा है तो कॉमा नहीं होना चाहिए लेकिन डेसिमल पॉइंट होगा। एंड उसे दो तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डेसिमल नंबर इस फॉर्म में, सिंपली 23.8 4.0, एंड साइंटिफिक नोटेशन में भी उसे हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों रिप्रेजेंटेशंस हमारी चलती हैं। देन वी हैव कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। तो देखिए एनक्लोज्ड होंगे वो पोस्टॉफी एस सिंगल कोट्स में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, सिंगल कोट्स में ए, कैपिटल ए, डॉलर, कोई भी सिंबल्स, कोई भी नंबर्स, तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, टोटल जितने भी हमारे पास कैरेक्टर हैं वो सभी आपके पास क्या हो जाएंगे, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स, अगर आप उनकी सीधा ही वैल्यू दे रहे हैं। और इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या रहता है, %c रहता है। ठीक है, अगर हमें कैरेक्टर ही प्रिंट कराना है तो %c, और कोई अगर नंबर चाहते हैं आप तो फिर उसी के अकॉर्डिंग प्रिंट कराएंगे। %d दे सकते हैं, f दे सकते हैं, ठीक है, जो भी आप देना चाहते हैं वो दे दें। देन वी हैव स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इसके बाद कौन से कॉन्स्टेंट्स आते हैं हमारे पास, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। तो स्ट्रिंग क्या है आपका, बेसिकली कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे आप हम क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वी आर यूजिंग। ठीक है, हेलो में देखिए हमने 5 कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं, इसी तरह से यहाँ पे हम कैरेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, स्ट्रिंग हो जाता है। और स्ट्रिंग को हम हमेशा डबल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डबल कोट्स में हम उसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सो स्ट्रिंग हेलो लिखा है डबल कोट्स में, द रेन इन स्पेन डबल कोट्स, एक्स डबल कोट्स। और इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफाई या प्लेस होल्डर क्या रहता है, %s रहता है। स्ट्रिंग के लिए क्या रहता है, हमेशा %s रहता है। अब देखिए कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। देखिए लिटरल मीन्स अ स्ट्रिंग कैरेक्टर एंड अ स्ट्रिंग कांस्टेंट या अल्फाबेट। तो इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रिंग को अगर हम बोल रहे हैं तो स्ट्रिंग ऐसे नहीं कि कोई भी स्ट्रिंग, ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए वो हमेशा। ठीक है, जब भी आप लिटरल बोल रहे हैं तो देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग, कैरेक्टर, अल्फाबेट सभी हम बोले कांस्टेंट है, नहीं, ये सभी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कुछ कांस्टेंट नहीं स्पेसिफाई किया है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो इसका आंसर करेक्ट क्या रहेगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट। लिटरल्स मीन्स स्ट्रिंग कांस्टेंट, जो भी उसके ज्यादा क्लोज है देखिए वही आंसर आप चूज करेंगे। अगर यहाँ पे फ्लोट दे रखा होता या कोई और भी दे रखा होता कि फ्लोट कांस्टेंट, तो वो भी इंक्लूड हो जाता। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। ये स्ट्रिंग, कैरेक्टर, अल्फाबेट इस तरह से अगर दिए हुए ये नहीं आएंगे, जहां कांस्टेंट वर्ड है वही आपका लिटरल है। नेक्स्ट वी हैव टर्मिनल इनपुट। तो देखिए जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो उसमें क्या है, बेसिकली कुछ भी इनपुट दे रहे हैं हम और हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, कुछ इनपुट जा रहा है एंड देन कुछ आउटपुट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो देखिए जब हम सी प्रोग्राम की बात करते हैं तो इनपुट जो है वो दो तरह से जा सकता है, या तो कीबोर्ड के थ्रू जा सकता है या किसी फाइल से फेच कर सकते हैं हम इनपुट के लिए डेटा। ठीक है, उसी तरह से आउटपुट या तो हमें स्क्रीन पर विजिबल होगा या किसी फाइल में जाकर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें टर्मिनल इनपुट की, जो होता है कीबोर्ड के थ्रू। ठीक है, जो जो हम एंटर कर रहे हैं वैल्यूज कीबोर्ड के थ्रू, उसे हम क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल इनपुट। ठीक है, तो देखिए वी कैन पुट डेटा इनटू वेरिएबल्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस द टर्मिनल कीबोर्ड। ठीक है, तो हम वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यूज दे सकते हैं, किस तरह से, कीबोर्ड के थ्रू।
और ये क्या रहता है, देखिए जब भी हम इस तरह से कर रहे हैं तो एक्टिवली इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक्टिव है, जो यूजर है वो भी एक्टिव है और इंटरेक्ट कर रहा है उसी टाइम पर किसके साथ, जो भी प्रोग्राम है उसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है बेसिकली, ठीक है। अदरवाइज अगर हम फाइल से कुछ भी डेटा पिक कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसी सेम टाइम पे जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है। Putting data into variables from the standard input device is accomplished via use of scanf function। ठीक है, तो इनपुट के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, यहाँ पर scanf फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और भी फंक्शंस हैं हमारे इनपुट के लिए, लेकिन जो बेसिक फंक्शन है वो कौन सा है, हमारा scanf फंक्शन। इसी तरह से आउटपुट के लिए हमने देखा था printf फंक्शन। तो देखिए अब देखते हैं थोड़ा सा सिंटेक्स स्कैनएफ फंक्शन का। तो जर्नल फॉर्मेट इसका क्या रहता है, स्कैनएफ, देन फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड देन एड्रेस लिस्ट। तो इसका एग्जांपल देखिए, स्कैनएफ एंड देन डबल कोट्स में आप देख पा रहे हैं %d एंड देन %h। तो एम्परसेंट यहाँ पे क्या डिपिक्ट करता है, यहाँ पे एम्परसेंट क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो जहाँ जब भी हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, अगर हमने इंट एज लिखा तो एज को क्या मिल जाएगी, मेमोरी में कोई लोकेशन मिल जाएगी, ये क्या है, एज, एक इसका नाम है, इस लोकेशन को क्या नेम दे दिया गया, एज। और इसकी लोकेशन सपोज मेमोरी में जो एड्रेस है वो 2000 है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हम एज में कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे तो वो कहाँ सेव हो जाएगी, इस मेमोरी लोकेशन पर सेव हो जाएगी, ठीक है। ये मेमोरी लोकेशंस हैं, कंप्यूटर की मेमोरी है, तो इस पर्टिकुलर मेमोरी पर ये कोई भी वैल्यू जब भी हम एज को असाइन करेंगे वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो जब हम स्कैनएफ लिख रहे हैं तो यहाँ पे %h देने का क्या मतलब है कि इस एड्रेस पे जाकर, जो एज का एड्रेस है, इस एड्रेस पे जाकर वो वैल्यू क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, ठीक है। सो द फॉर्मेट स्ट्रिंग कंटेन्स प्लेस होल्डर, यहाँ पे प्लेस होल्डर्स ये आपके रहेंगे, %d है, ठीक है। तो जिस भी तरह का ये वेरिएबल है उसी तरह का आपने क्या देना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है। तो यहाँ पे हमने %d दिया। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हम ले रहे हैं तो जितनी वेरिएबल्स हम दे रहे हैं, जिनकी वैल्यूज़ हम ले रहे हैं यूज़र से, उतनी बार ही हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा, चाहे वो इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, फ्लोट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जितनी बार भी आप दे रहे हैं, जितने भी वेरिएबल्स ले रहे हैं, हर बार उतनी बार आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर लेना है, ठीक है। देन एड्रेस लिस्ट में आपके पास लिस्ट आ जाएगी उन सब मेमोरी एड्रेसेस की जो उन वैल्यूज को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। एड्रेसेस इन स्कैनएफ, तो देखिए यहाँ पे एड्रेसेस क्या हैं, एड्रेस लिस्ट मस्ट कंसिस्ट ऑफ एड्रेसेस ओनली। तो यहाँ पे जो हमने एड्रेस लिस्ट देखी है, तो देखिए यहाँ पे एड्रेस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, एड्रेसेस होंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ एड्रेसेस होंगे। स्कैनएफ पुट्स द वैल्यू रीड इनटू द मेमोरी एड्रेस। तो स्कैनएफ क्या करेगा, उस वैल्यू को कहाँ पुट कर देगा, उसी मेमोरी एड्रेस पे क्या करेगा, पुट कर देगा। द वेरिएबल एज इज नॉट एन एड्रेस, तो एज जो है वो एड्रेस नहीं है, ठीक है। अगर हम एज बोले तो एज एड्रेस नहीं है, ये कोई पॉइंटर वेरिएबल नहीं है जिसने एड्रेस लिया हुआ है, अभी हमने वो चीज़ नहीं देखी है। तो ये सिर्फ एक सिंपल वेरिएबल है जो क्या है, इस लोकेशन का बेसिकली एक नेम हमने असाइन कर दिया, जिसकी हेल्प से हम इसे, इस वैल्यू को क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, ठीक है। इट जस्ट रेफर्स टू द कंटेंट ऑफ द मेमोरी दैट वाज असाइंड टू एज, ठीक है। ये इसके थ्रू हम किसे रेफर कर पाएंगे, सिर्फ उस वैल्यू को रेफर कर पाएंगे जो हमने असाइन की है इस वेरिएबल के थ्रू। एम्परसेंट जो ऑपरेटर है ये क्या करता है, कॉजेज द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल टू बी पास्ड टू स्कैनएफ, ठीक है। एम्परसेंट क्या कर रहा है, स्कैनएफ को क्या पास कर रहा है, एड्रेस पास कर रहा है इस वेरिएबल का, ठीक है। तो जब हमने इस वेरिएबल का एड्रेस देखा था 2000, तो स्कैनएफ को क्या पहुंचाया गया था, स्कैनएफ को पहुंचाया गया था 2000, ठीक है। स्कैनएफ को क्या पास किया गया था, 2000, ताकि वो उस लोकेशन पे जो भी मेमोरी, जो भी वैल्यू यूजर एंटर कर रहा है वो उस एड्रेस पे स्टोर कर दे, ठीक है। तो इस तरह से वर्किंग रहती है स्कैनएफ फंक्शन की। फॉर्मेट स्ट्रिंग शुड कंसिस्ट ऑफ अ प्लेस होल्डर फॉर ईच एड्रेस इन द एड्रेस लिस्ट। तो जितने भी एड्रेसेस हम पास कर रहे हैं स्कैनएफ में, उतने ही फॉर्मेट स्ट्रिंग्स क्या करेंगे, हम यूज करेंगे, ठीक है। अगर %d, दो हम इंटीजर वेरिएबल्स एंटर करा रहे हैं तो %d 2 टाइम्स हम यूज करेंगे। देन देखिए जैसे हमने देखा था प्रिंट एफ से हम रिटर्न करा सकते हैं, उसी तरह से हम स्कैन एफ से भी रिटर्न करा सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे हमने इंट एक डेटा काउंट एक वेरिएबल लिया। अभी डेटा काउंट में हम क्या स्टोर करा रहे हैं, देखिए क्या वैल्यू डलवा रहे हैं, स्कैनएफ फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहे हैं और स्कैनएफ फंक्शन क्या दे रहा है, दो वेरिएबल्स को क्या कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज यूजर से ले रहा है। ठीक है, दो इंटीजर वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज कुछ भी हम एंटर करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए डेटा काउंट में क्या आएगा, डेटा काउंट रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल वैल्यूज रीड। ठीक है, तो देखिए अ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ स्कैनएफ फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज रीड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये स्कैनएफ फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, जितने भी वेरिएबल्स जितनी भी वैल्यूज हम एंटर करा रहे हैं स्कैनएफ के थ्रू वो रिटर्न कर देगा डेटा काउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी हम स्कैनएफ कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर दो वैल्यूज हमने एंटर कराई हैं तो यहाँ यूजर के पास क्या आ जाएगा, इस वाले वेरिएबल में, इस वेरिएबल में आ जाएगी 2 वैल्यू। देन वी हैव स्पेसेस और न्यू लाइंस सेपरेट वन वैल्यू फ्रॉम अनदर। तो जब देखिए जब भी हमें दो वैल्यूज एंटर करनी है तो हम क्या करते हैं, जनरली एक वैल्यू एंटर की देन कुछ स्पेस दे देते हैं और उसके बाद सेकेंड वैल्यू एंटर कर देते हैं। ठीक है, या हम फर्स्ट वैल्यू एंटर करने के बाद एंटर प्रेस कर देते हैं और फिर नेक्स्ट वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो डिफरेंट वैल्यूज अगर हम एक ही स्कैनएफ में दे रहे हैं तो किस तरह से वो सेपरेट होंगी, स्पेसेस के थ्रू या न्यू लाइंस के थ्रू। तो स्पेस सिंगल भी हो सकता है, टैब भी हो सकता है या न्यू लाइन हो सकती है। तो उससे क्या पता चल जाता है कंपाइलर को कि डिफरेंट वैल्यूज हैं। देन देखिए स्कैनएफ हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, प्रिंटएफ दिया हमने, यूजर को क्या किया, एक मैसेज दिया, एंटर द पर्सनस एज। तो ये मैसेज क्या हो जाएगा, यूजर के सामने आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, एंटर द पर्सनस एज। एंड देन उसके बाद हमने स्लैश एन नहीं दिया, देखिए स्लैश एन देंगे तो यहाँ पर चला जाएगा कर्सर, और स्लैश एन नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर रहेगा कर्सर। और जब भी यूजर कुछ भी एंटर करेगा, लाइक उसने एंटर किया 30, ठीक है, तो वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, एज जो हमारा एक वेरिएबल है, जो एक लोकेशन है बेसिकली जिसका नाम दिया गया है। ठीक है, एक लोकेशन को जिसको नाम दिया गया एज, उस वहां पर सेव हो जाएगी ये वैल्यू 30। ठीक है, तो कई बार हम इसी तरह से यहाँ पे स्लैश एन अगर ओमिट करें तो वहीं पे उसी लाइन में आ जाएगी, अदरवाइज नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, देखिए ये स्कैनएफ का एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, इंट एक्स, इंट वाई, इंट सम। ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स लिए हैं। अब हम क्या करा रहे हैं, एंटर वैल्यू फॉर एक्स, वैल्यू एक्स के लिए एंटर कराया, यूजर ने एंटर कर दिया सपोज 10। देन एंटर वैल्यू फॉर वाई, यूजर ने एंटर कर दिया 20। देन सम में क्या आ गया, 10 + 20। अभी हम प्रिंटिंग करा रहे हैं, प्रिंट एफ किया, एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 10 लिखाएगा, ये इस तरह से आउटपुट आएगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू भी साथ में आएगा क्योंकि डबल कोट्स में हमने इसे भी लिया हुआ है। देन स्लैश एन है तो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू 20। देन एक्स प्लस वाई भी लिखाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एन सम में। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज सम, सम में क्या वैल्यू है 30, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग में यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, अगर प्रिंट करते हैं %d + %d इज इक्वल्स टू %d, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा आएगा, 10 + 20 इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, यहाँ पे x + y लिखा आएगा, यहाँ x + y लिखा आएगा एज इट इज, लेकिन अगर हमने यहाँ %d यूज किया तो देखिए क्या लिखा आएगा, 10 + 20, ये जो वैल्यू है ये रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। So 10 + 20 is equals to 30 and then 10 - 20 क्या लिखाएगा, 10 - 20 is equals to यहाँ पे क्या आएगा, x - y, x - y किया तो हमारे पास क्या आया, -10। देन क्या है, 10 × 20। ठीक है, 10 × 20 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, इस तरह से आउटपुट रहेगी इस प्रोग्राम की। ठीक है, अब अगर हमें चाहिए कि हम अलग अलग से स्कैनएफ यूज ना करें, तो देखिए यहाँ पे हमने डिफरेंट स्कैनएफ्स यूज किए थे, एक्स के लिए और वाई के लिए। अब हम क्या चाहते हैं कि अलग अलग स्कैनएफ यूज ना करके क्या कर रहे हैं, एक ही स्कैनएफ यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या दिया मैसेज, एंटर वैल्यूज फॉर एक्स एंड वाई, और एक स्कैनएफ दो की जगह एक ही यूज करें और उसी में ही 2% एंड उसी में दो हमने एड्रेसेस पास कर दिए कि दो वैल्यूज यूजर एंटर करेगा और उन्हीं दोनों लोकेशंस पर वो वैल्यूज जाकर सेव हो जाएंगी, बाकी फंक्शनैलिटी सेम रहेगी। नेक्स्ट वी हैव फॉर्मेट प्लेस होल्डर्स फॉर इनपुट। तो देखिए जब भी हम रीड करा रहे हैं डेटा को, ठीक है, तब भी हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की रिक्वायरमेंट रहती है।
या प्लेस होल्डर्स की, और जब हम राइट कराते हैं डेटा ऑन द स्क्रीन या फाइल में तब भी ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम परसेंट डी यूज़ करें इंटीजर्स के लिए, वहाँ पर ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये परसेंट डी अलाउ नहीं करता है। परसेंट आई यूज़ करेंगे तो इंटीजर्स के लिए है ये भी, और ये अलाउ करता है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। परसेंट एफ फ्लोट, परसेंट एल एफ डबल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम विड्थ और ये सब चीज़ें स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं जो हमने प्रिंट एफ फंक्शन में की थी। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास आ जाता है, ये था हमारा स्कैनएफ फंक्शन। ठीक है, स्कैनएफ के बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल देखा कि क्या रहता है, किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, आगे इसी तरह से और भी फंक्शंस आएंगे, उन्हें भी देखेंगे। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एग्जीक्यूटेबल कोड। तो देखिए ये क्या, एक्सप्रेशंस कंसिस्ट ऑफ लीगल कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड फंक्शन कॉल्स। तो हमारे जो भी कोई भी एक्सप्रेशन अगर है तो उसमें कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, लाइक एक्स प्लस वाई प्लस जेड फंक्शन को कॉल कर लिया और यहाँ पे 10 भी ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमारे फंक्शन में क्या हो, कोई किसी भी एक्सप्रेशन में क्या हो सकता है, कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं और फंक्शन कॉल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे थोड़ा सा एक्सप्रेशन से रिलेटेड कि किस तरह से एक्सप्रेशन सी में वर्क करते हैं। तो देखिए जो भी हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड रहेगा वहाँ पे ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं जनरली, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड शिफ्ट ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। रिलेशनल में हमारे पास है इक्वल्स, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू। लॉजिकल में नॉट एंड और, bitwise and, bitwise or, bitwise complement and then XOR, bitwise left shift, right shift। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, ऑपरेटर्स रहते हैं। इन्हें हम साथ के साथ जैसे जैसे आते रहेंगे उस तरह से डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो देखिए अरिथमेटिक जो ऑपरेटर्स हैं इसमें रूल्स क्या हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस से रिलेटेड वो क्या है, देखिए सबसे पहले जो है प्रेसिडेंस अगर हम देखें तो सबसे पहले किसकी आती है, ब्रेसेस की आती है, पैरेंथेसिस की आती है। देन हमारे पास रहेगी मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड मॉड्यूलस की, और उसके बाद आती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले इवैल्यूएट कौन से होते हैं, पैरेंथेसिस इवैल्यूएट होती हैं। इफ पैरेंथेसिस आर नेस्टेड देन इनर मोस्ट पेयर जो होगा वो इवैल्यूएट होगा सबसे पहले। And if there are several pairs of parentheses on the same level then that is not nested, they are evaluated left to right। ठीक है, उन्हें किस तरह से हम इवेलुएट करेंगे, लेफ्ट टू राइट इवेलुएट करेंगे। ठीक है, अगर उनका ये नहीं है, इस तरह से नहीं है कि हाँ स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, इस तरह से सीक्वेंस नहीं है, हायरार्की नहीं है। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। अब यहाँ तो हम इसे सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर एक ही एक्सप्रेशन में दो अलग अलग से हैं, ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले लेफ्ट वाला एग्जीक्यूट करेंगे देन राइट वाला। इसी तरह से अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस हैं तो ये सेकंड नंबर पे सॉल्व होंगे और लेफ्ट टू राइट आएंगे। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा हैं ऑपरेटर्स इनमें से तो लेफ्ट टू राइट हम सॉल्व करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सबसे बाद में होंगे अगर किसी भी एक्सप्रेशन में आपके पास आते हैं, और ये भी लेफ्ट टू राइट सॉल्व होते हैं। तो देखिए अगर प्रेसिडेंस है तो अगर हमें कहीं पे भी इस तरह से यूज़ करना है, एवरेज लेना है थ्री नंबर्स का, तो हम a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 लिखेंगे। तो ये क्या करेगा, c डिवाइडेड बाय 3 पहले एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस यू हैव टू यूज ब्रेसेस और पैरेंथेसिस। तो उससे क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब जो आप चाहते हैं, जो भी फंक्शनैलिटी आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो परफॉर्म होगी। ठीक है, सो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी पहले एग्जीक्यूट होगा बिकॉज ऑफ दीज पैरेंथेसिस एंड देन it will be divided by 3। नेक्स्ट वी हैव डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, अगर हम अब डिवीजन ऑपरेटर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे अब आपके पास क्या है, हमने देखे थे इंटीजर टाइप डेटा टाइप भी होता है एंड देन फ्लोट टाइप भी होता है। ठीक है, तो अब किस तरह से ये हमें रिजल्ट देता है वो चीज़ें यहाँ पे हमें नोटिस करनी है। तो देखिए ये जनरेट करेगा रिजल्ट दैट इज द सेम डेटा टाइप ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेंड। ठीक है, जो भी लार्जर वाला ऑपरेंड होगा हमारे इसमें एक्सप्रेशन में, उसके तरह का रिजल्ट हमें ये जनरेट करके देगा। तो देखिए डिवाइड करते हैं अगर हम दो इंटीजर्स को, तो वो हमेशा क्या रिजल्ट देगा, इंटीजर रिजल्ट देगा। फ्रैक्शनल जो पार्ट होगा वो ट्रंकेट हो जाता है, वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, उसको वो कंसीडर ही नहीं करेगा।
तो देखिए इसके बारे में वो आपको वार्निंग नहीं देगा, ठीक है, यू विल नॉट बी वार्नड, ठीक है, वार्निंग नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, अगर आप कभी भी एग्जीक्यूट करते हैं इस तरह से। सो देखिए आपको ये खुद चेक करना है कि अगर मेरे लिए ये इम्पोर्टेंस है, इसका इम्पोर्टेंस है 0.5 का, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ही क्या लेना है, वेरिएबल लेना है। तो देखिए 5/2 करेंगे तो ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो आपको इंटीजर ही मिलने वाला है। अगर दोनों इंटीजर्स होंगे तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक को, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, जो हायर वाला है, लार्जर वाला है, उसको क्या लेंगे, हम फ्लोटिंग पॉइंट लेंगे, ठीक है, उसको क्या लेंगे, हम फ्लोटिंग पॉइंट लेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट अगर वो नंबर होगा तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए डेसिमल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 5.0 एंड डिवाइडेड बाय 2, देन 2.5 मिल जाएगा, 4.0 डिवाइडेड बाय 2.0, 2.0 मिल गया, देन 17.0, 5.0, क्या मिल गया आपको रिजल्ट, 3.4 मिल गया, ठीक है। तो जितना डेसिमल पार्ट है वो भी यहाँ पे आपके पास रहेगा, साथ में वो डिस्कार्ड नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें किस तरह से लेना है, देखिए अभी ये दोनों चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। यहाँ पे जो हमारा इंटीजर है ये वाला, ये आई वेरिएबल है जो ये इंटीजर टाइप का है, और जो ये ए वेरिएबल है ये यहाँ पे किस तरह का है, फ्लोट टाइप का है, ठीक है। तो देखिए अब इंटीजर टाइप का है अगर आई, और यहाँ पे हमने 5/2 लिया है तो ये 2 रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चाहे इसको आप 5.0 ले लें तो भी ये 2.5 नहीं होगा, क्योंकि आई किस तरह का, इंटीजर टाइप का है। अगर आई इंटीजर टाइप का है तो वो फ्लोट वैल्यू कैसे स्टोर कर लेगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका इसमें क्या रिजल्ट रहेगा, 2 ही रहेगा। अब आई ये है, यहाँ पे 5/2.0 लिया है, देन क्या लेगा ये रिजल्ट, 2 ही लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 5.0 एंड देन डिवाइडेड बाय 2.0 है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। सब जगह ये 2 ही लेगा, क्योंकि अगर 2.5 आता भी है तो भी वो क्या कर देता है, उसे डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर ये 5.5 डिवाइडेड बाय 2 है तो ये 2.0 लिया, अभी ये क्या है, फ्लोट है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे ये 5/2 है और ये फ्लोट टाइप का है, चाहे ए जो है वो फ्लोट टाइप का है, इवन देन इनमें से कोई एक वेरिएबल आपका किस तरह का होना चाहिए था, फ्लोटिंग पॉइंट होना चाहिए था, ठीक है। चाहे आप लार्जर वाले को ले लो, चाहे स्मॉलर वाले को ले लो, ठीक है। तो कोई भी लेंगे तो भी आपका क्या आ रहा है, देखिए रिजल्ट 2.5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5/2 किया तो दोनों में से अगर कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है, दोनों में से कोई भी अगर फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है तो आपका रिजल्ट जो है वो क्या रहेगा, 2 ही आएगा। लेकिन ये फ्लोटिंग टाइप का है वेरिएबल, तो इसलिए आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 2.0 मिलेगा। इसी तरह से अगर हम इस वाले में देखें तो 5.0 है, तो 5.0 में देखिए क्या हो रहा है, 5.0 को जब 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2.5। इसी तरह से यहाँ पे भी 2.5, यहाँ पर भी 2.5। अभी ये दोनों देखिए क्या है, दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये 0.4 नहीं रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, 0 ही रिटर्न करेगा, 0 आएगा इसके पास, लेकिन ये फ्लोटिंग पॉइंट है तो ये 0.0 में चेंज हो जाएगा। बाकियों में इसी तरह से 0.4 ही रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए इंटीजर वाले केस में ये इंटीजर है तो ये हर केस में इसका क्या करेगा, 0 ही रखेगा। यहाँ पे तो पॉइंट जो है 0.4 क्या हो गया, डिस्कार्ड ही हो गए, और यहाँ पे कैलकुलेशन में ही 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कैलकुलेशन में ही क्या आ रहा है, 0 और 2, ये इसी तरह से रहेगा। इस वाले केस में तो फ्लोटिंग रिजल्ट आएगा ही नहीं, बाकियों में रिजल्ट अगर आ भी रहा है तो इस तरह के वेरिएबल के लिए वो वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है आई। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो देखिए मॉड्यूलस ऑपरेटर हमेशा रिटर्न क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। सो 7 mod 5 अगर हम लेते हैं तो 7 को हम अगर डिवाइड करते हैं 5 से तो हमारे पास क्या आ गया, 5 एंड देन 2 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 1 है लेकिन रिमाइंडर क्या है, 2 है। तो डिवीजन जो ऑपरेटर है वो हमें क्या रिटर्न करता है, 1 क्वेश्चन रिटर्न करता है, और मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो परसेंट साइन है ये क्या है, मॉड्यूलस ऑपरेटर है। तो 7 mod 5 लिख रहे हैं तो हमारे को क्या रिटर्न होगा, 2 रिटर्न होगा। और 5 mod 7 लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, रिमाइंडर 5 ही आ गया। एंड 12 mod 3 लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 12 कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से।
देन वी हैव इवेलुएटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिए हुए एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, डिफरेंट ऑपरेटर्स गिवन है, तो 11 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2.0 डिवाइडेड बाय 2 अगर है तो देखिए कैसे ये इवेलुएट करेगा, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। तो सबसे पहले क्या इवेलुएट होगा, 11 डिवाइडेड बाय 2 5 आ गया, देन 5 डिवाइडेड बाय 2.0 2.5 आ गया, देन 2.5 डिवाइडेड बाय 2 उससे क्या आ गया 1.25। ठीक है, इस तरह से हमारे क्या होगी कैलकुलेशंस वर्क करेंगे। देखिए 11 डिवाइडेड बाय 2 है तो सिर्फ क्या लेगा, इंटीजर पार्ट लेगा। 5 डिवाइडेड बाय 2.0 है तो 2.5 ले लिया, 2.5 डिवाइडेड बाय 2 है तो 1.25 ले लिया। अब जिस तरह की वेरिएबल में इसे स्टोर करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी। अगर तो एक्स में हम स्टोर करा रहे हैं, ये इंटीजर टाइप का है तो सिर्फ 1 वैल्यू जाएगी, और अगर ये फ्लोट टाइप का होगा तो 1.25 जाएगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखने की लेफ्ट टू राइट रहता है हमेशा जब भी हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को इवेलुएट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सप्रेशंस को हम लिखते किस तरह, सी में हम किस तरह लिखेंगे, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मैथ में इस तरह से करते हैं, 2x लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई x लिखेंगे, और x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3y है तो इसे हम लिखेंगे x माइनस वाई, एंड देन ब्रेसेस में लिखेंगे इसको, और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 इंटू वाई। ठीक है, इस तरह ये चेंज रहता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो इस तरह से हो आप एक्सप्रेशंस को लिखेंगे। देन अगर हमें इवैल्यूएट करना है तो देखिए यहाँ पे अगर हम इवैल्यूएट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 -6 आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इवैल्यूएट होगा पहले, 20 माइनस 15 5 आ गया। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 प्लस 4 14, 7 डिवाइडेड बाय 2 3 आ जाएगा। ठीक है, जो डेसिमल पार्ट है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा। देन 7 डिवाइडेड बाय 2.0 तो ये क्या आ जाएगा 3.5, देन 2 बाय 5 0 आ जाएगा, 2.0 5.0 क्या आ जाएगा 0.5, एंड यहाँ पे आपके पास क्या है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 डिवाइडेड बाय 5 अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। 2 डिवाइडेड बाय 5 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या आ गया 0, देन 2 प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड होगा। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 2 आ गया, एंड देन दिस इज 2.0 1.0 एंड 2 तो क्या आ जाएगा 5, एंड देन 5 मॉड 2 क्या आ गया 1, एंड अब यहाँ पे हमारे पास है 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये क्या आ जाएगा 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा 10, और यहाँ पे आपके पास क्या है 5 मॉड 2, सो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास 1, तो क्या आंसर आ जाएगा 10 प्लस 1 11। ठीक है, तो इवैल्यूएट इस तरह से करना है। कई बार आउटपुट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसको एक बार आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा असाइनमेंट रूल्स। तो देखिए जब भी हम सी में काम कर रहे हैं, जब भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू असाइन की जाती है इंटीजर वेरिएबल को, ठीक है, जब भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू असाइन की जाती है इंटीजर वेरिएबल को, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है वो असाइन की जा रही है किसको, इंटीजर को। ठीक है, तो वो क्या वो ले पा रहा है कंप्लीट वैल्यू, नहीं ले पा रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, डेसिमल पोर्शन को क्या कर दे रहा है, ट्रंकेट कर दे रहा है, और सिर्फ इंटीजर जो पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, उसी को ही स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है, दिस इज नोन एज इम्प्लिसिट और ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। यहाँ पे हम एक्सप्लिसिटली नहीं करा रहे हैं, जो हमारा सिस्टम है, जो कंपाइलर है, वो क्या कर रहा है, अपने आप कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इंटीजर पार्ट सिर्फ फिट बैठता है, तो सिर्फ वो क्या कर रहा है, इंटीजर पार्ट को ही उठा रहा है, बाकी जो पोर्शन है उसको क्या कर रहा है, डिस्कार्ड कर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो हमारा कन्वर्जन है, हमने देखा कि किस तरह से हमारा कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो ये इसी कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट या ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है ये। ठीक है, जिसमें ट्रंकेट हो रहा है, वैल्यू जो भी है ट्रंकेट हो रही है। और किस तरह से हो रही है, इस तरह से हो रही है कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है और उसको हम असाइन कर रहे हैं किसमें, इंटीजर वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर ग्राम्स है, अभी ग्राम्स इज इक्वल्स टू 2.99 लिखते हैं तो 299 क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, और सिर्फ 2 जो वैल्यू है वो ग्राम्स में जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है और वो हम इंटीग्रल वेरिएबल में, इंटीजर वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, एंटर करा रहे हैं, ठीक है, सेव करा रहे हैं, तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही सेव होगी। सो दिस इज नोन एज इम्प्लिसिट और ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन।
नेक्स्ट वी हैव टाइप कास्टिंग। तो देखिए टाइप कास्टिंग क्या है कि किसी भी वेरिएबल को जब हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी वेरिएबल अगर फ्लोटिंग पॉइंट है तो उसे इंटीजर टाइप का बनाना चाहते हैं, इंटीजर टाइप का है और उसे फ्लोटिंग टाइप का बनाना चाहते हैं, तो वो क्या है, टाइप कास्टिंग है। ठीक है, वो उसमें क्या है, टाइप कास्टिंग। तो देखिए जब भी हम कास्टिंग करना चाहते हैं वेरिएबल्स की, तो पॉइंट जीरो हम लिटरल्स के साथ तो लगा सकते हैं। अगर हमने इंटीजर से केस में कन्वर्ट करना है, फ्लोटिंग पॉइंट में करना है, तो हम अगर 10 है तो 10 को 10.0 बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई वेरिएबल है, सपोज हमारे पास मार्क्स हैं, ठीक है, एक वेरिएबल है मार्क्स, तो क्या मार्क्स के साथ 0.0 लगा सकते हैं? नहीं, वो नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि किस तरह से हम उस वेरिएबल को फ्लोटिंग टाइप बना सकते हैं। ठीक है, वो हमारा आता है टाइप कास्टिंग में। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग क्या है, अ वे ऑफ चेंजिंग अ वैल्यू ऑफ वन टाइप टू अ वैल्यू ऑफ अनदर टाइप। टाइप कास्टिंग क्या है, जब हम एक वैल्यू को जो एक किसी टाइप की या पर्टिकुलर टाइप की, उस पर्टिकुलर टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो अगर हम एक एक्सप्रेशन देखते हैं 1/2, तो इससे क्या आएगा आपके पास आंसर, 0 आएगा, क्योंकि दोनों ही ऑपरेंड्स किस तरह के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर हम करते हैं 1/2.0, तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, 0.5 रिजल्ट देगा। ठीक है, अब देखो अगर हमने लिया इंट एम लिया, एक वेरिएबल जिसमें 1 है वैल्यू, इंट एन लिया जिसमें 2 है वैल्यू, और इंट रिजल्ट लिया m/n, तो यहाँ पे 1/2 हो रहा है, तो ये रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर डिवीजन है। दोनों ही वेरिएबल्स जो हैं किस तरह की वैल्यू स्टोर कर रखी है, दोनों ने इंटीजर टाइप की वेरिएबल वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीजर। तो यहाँ अब हम क्या चाहते हैं, अब हमें चाहिए कि हमें इसे कन्वर्ट कर दें। हम इंटीजर की बजाय जो ये हमने लिया, हमें लगा कि नहीं, इसको हमें क्या करना है, अभी बहुत सी जगह पे यूज कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि इसको परमानेंटली चेंज कर दे, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी इसके टाइप को चेंज कर देना चाहते हैं। ठीक है, सो तो देखिए अगर हमें फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन करनी है, ठीक है, कि अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन करना चाहते हैं, लेकिन अब हमारे दोनों नंबर्स क्या हैं, यहाँ पे अगर हम देख पा रहे थे m और n क्या थे, इंटीजर्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर डिवीजन ही हो पा रही है और हमें रिजल्ट क्या मिल पा रहा है, 0 ही मिल पा रहा है। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन अगर करना चाहते हैं, m और n क्या है, दोनों इंटीजर्स हैं, इवन देन हम फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो हम इंटीजर को किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट टाइप वेरिएबल में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, फ्लोटिंग टाइप में कन्वर्ट कर देंगे बेसिकली, चाहे डबल में करें चाहे किसी में भी करें, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट टाइप होना चाहिए वो। तो देखिए किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, डबल यूज किया है। ठीक है, एम को हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, टाइप कास्ट कर रहे हैं। ठीक है, एम जो वेरिएबल है इसको हम कर रहे हैं यहाँ पर टाइप कास्ट। तो ये क्या है, टाइप कास्ट ऑपरेटर हमने यूज किया है, जहां हम m को क्या कर दे रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं डबल टाइप में। ठीक है, फिर उसके बाद n पर क्या होगा, जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेशन, डिवीजन ऑपरेशन, फिर m/n कैलकुलेट होके आंसर चला जाएगा डबल आंसर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करिए कि यहाँ डबल अगर ब्रैकेट में लिखा है, या हम डबल को ब्रैकेट में लिख के m और n को भी ब्रैकेट में लिख रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे हम जो इनका रिजल्ट आ रहा है उससे उसका टाइप कन्वर्ट करें, ठीक है, उससे हम डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ हम m को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डबल में कर रहे हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। यहाँ पे हम फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन करना चाहते हैं, इस वजह से हम एक अपने वेरिएबल को, एक अपनी वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्लोटिंग टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। इंस्टेड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं डबल टाइप में। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी टाइप कास्ट ऑपरेटर। तो देखिए जो कास्टिंग होती है वो दो तरह की होती है, इम्प्लिसिट कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ठीक है, तो देखिए इम्प्लिसिट में क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। इम्प्लिसिट मतलब जो अपने आप से हो रहा है, ठीक है, डन फॉर यू ऑटोमेटिकली, उसमें हम नहीं कुछ भी बोल रहे हैं कि हाँ इस तरह से करिए। एक्सप्लिसिटली मतलब हम किसी चीज़ के लिए नहीं कह रहे हैं, वो अपने आप जो कन्वर्जन कर रहा है सिस्टम, वो क्या है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। तो देखिए अगर हमने 17 डिवाइडेड बाय 5.5 की है, तो वो यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होगी।
ठीक है, तो कास्टिंग किस तरह से होगी कि 17 को भी वो क्या कन्वर्ट कर देगा, 17.0 कन्वर्ट करके कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो ये इम्प्लिसिट है, हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, लेकिन एक्सप्लिसिट वो है जो हम खुद कर रहे हैं, मैनुअली हम कन्वर्जन करा रहे हैं। तो देखिए, अगर हमने 17 डिवाइडेड बाय 5.5 किया, अब हम 17 को खुद कन्वर्ट करा रहे हैं, उसका टाइप खुद चेंज कर रहे हैं। देन हम क्या कर रहे हैं, उसको ब्रैकेट में क्या दे रहे हैं, डबल दे रहे हैं। तो इसका जो डेटा टाइप है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इंटीजर से क्या बन जाएगा, डबल बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ माई इंट लिया, माई इंट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, दो तरह की हमारी टाइप कास्टिंग होती है। देन वी हैव एब्रीविएटेड शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो कई बार हमें क्या करना होता है, a इज इक्वल्स टू ए प्लस थ्री। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस इज इक्वल्स टू थ्री। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, क्या है ये, एब्रीविएटेड या शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो देखिए, जैसे हमारे शॉर्टकट्स होते हैं उसी तरह से हमने शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी लिए हुए हैं। तो a इज इक्वल्स टू ए प्लस थ्री को हम कैसे लिख पा रहे हैं, a प्लस इज इक्वल्स टू थ्री। a को हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमने लिखा है d इज इक्वल्स टू d माइनस फोर, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर सेम ही वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है ना, अगर राइट हैंड साइड में सेम ही वेरिएबल यूज हो रहा है, इन दैट केस वी कैन यूज दीज शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे d इज इक्वल्स टू d माइनस फोर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, d माइनस इज इक्वल्स टू फोर। e इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाइड बाय फाइव है, तो क्या लिख सकते हैं, e मल्टीप्लाइड इज इक्वल्स टू फाइव। f इज इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाय थ्री है, तो हम क्या लिख सकते हैं, f डिवाइडेड इज इक्वल्स टू थ्री। ठीक है, इनका सेम ही मीनिंग है, ये शॉर्टकट है सिर्फ। f इज इक्वल्स टू f मॉड 9, देन वी कैन राइट sorry, g है, g is equals to g mod 9, then it can be written as g mod is equals to 9. Then we have shorthand operators. ठीक है, वो हमारे शॉर्टकट थे, शॉर्टकट असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे। नाउ वी हैव शॉर्टहैंड ऑपरेटर्स। ठीक है, शॉर्टहैंड ऑपरेटर्स, इनमें हमारे पास आते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। जस्ट शॉर्टहैंड नोटेशन, इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस। ठीक है, ये किसके इक्वल है, इसमें क्या होगा, वन ऐड होगा। ठीक है, इंट वैर प्लस प्लस है, अगर ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इंट वैर इज इक्वल्स टू इंट वैर प्लस वन के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखें, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने लिया कोई भी वेरिएबल के साथ, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो होगा जो भी वेरिएबल है उसमें से वन डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंट वैर माइनस माइनस है, तो इंट वैर इज इक्वल्स टू इंट वैर माइनस वन हो जाएगा। प्लस प्लस अगर करते हैं, तो ये क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये क्या करेगा, वन ऐड कर देगा। ठीक है, वन ऐड कर देते हैं। अगर हमने x प्लस प्लस लिखा, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। हमने x माइनस माइनस लिखा, सो दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो वन ही माइनस करेगा और वन ही प्लस करता है। इसमें भी हमारे पास क्या होते हैं, दो ऑप्शंस होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, कौन कौन सी दो ऑप्शंस होती हैं दोनों ऑपरेटर्स के साथ, पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट। तो देखिए, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, दो तरह से, प्लस प्लस एक्स भी लिख सकते हैं और एक्स प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड दिस इज प्री इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, और ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट, कहीं पे वैल्यू असाइन करनी है हमने, तो वैल्यू पहले असाइन होगी एंड देन इंक्रीमेंट होगा। इसमें क्या होगा, अगर y को असाइन कर रहे हैं हम वैल्यू, तो पहले इंक्रीमेंट होगा एंड देन वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, तो देखिए, x प्लस 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 एक्स, इट यूजेस करंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड देन इंक्रीमेंट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, करंट वैल्यू जो है वेरिएबल की उसे यूज कर लिया जाता है एंड देन उसे इंक्रीमेंट किया जाता है। ठीक है, अगर हम लेते हैं x इज इक्वल्स टू फाइव, हमने क्या लिया, x इज इक्वल्स टू फाइव, और y में क्या कर रहे हैं हम, x प्लस प्लस। ठीक है, y में क्या कर रहे हैं, x प्लस प्लस, या हम सेकेंडली y में क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस x। तो देखिए, प्री इंक्रीमेंट में क्या करें हम, पहले इंक्रीमेंट होगा वेरिएबल, देन उसकी वैल्यू जो है वो यूज की जा रही है। ठीक है,
तो देखिए अगर x 5 है तो यहाँ पे अगर हम देखें अगर सिर्फ ये स्टेटमेंट है हमारे पास तो क्या होगा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस, तो x प्लस प्लस है, ठीक है। तो लेकिन ये क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट है, दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो पहले असाइन हो जाएगी। तो इस स्टेटमेंट के बाद अगर हम देखें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या रहेगी, 5 रहेगी, क्योंकि वो वैल्यू पहले y को क्या हो गई, असाइन हो गई एंड देन इंक्रीमेंट हुई है, ठीक है। तो प्लस प्लस के केस में पहले वैल्यू यूज हो जाती है एंड आफ्टर उसके असाइनमेंट के पहले जो भी यूज होने के बाद क्या होगा, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। इन केस हमारे पास ये स्टेटमेंट नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट है सिर्फ एक्स वाई इज इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा आपके पास, अब पहले क्या होगी इसकी वैल्यू, ये वाला ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पहले ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो ऑपरेटर है ये पहले अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या होगा आपका, इंक्रीमेंट होगा, पहले वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी एंड देन आपको आप वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्री इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 6 हो जाएगी और y को क्या असाइन हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में x की वैल्यू भी 6 रहेगी और y की वैल्यू भी क्या रहेगी, 6 रहेगी, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर x y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स करते हैं तो x 6 y 6, लेकिन अगर हमने किया था x इज इक्वल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, उस केस में आपके पास क्या था, x की वैल्यू 6 हो जाएगी लेकिन y की वैल्यू क्या रहेगी, 5 रहेगी। So we have two options. Use is defined as whatever context variable is currently in. No difference if alone in statement plus x plus plus और plus plus x, ठीक है। अगर सिंपली हमने कहीं पे भी फॉर लूप ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, उस तरह से हम ले रहे हैं, ठीक है। अगर सिंपली इनको x प्लस प्लस कहीं पे यूज़ कर रहे हैं या प्लस प्लस एक्स यूज़ कर रहे हैं, तो अगर अलग अकेले ये बैठे हैं ना कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट में, तो इन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ मर्जी लिखें हम, लेकिन जब हम इनकी वैल्यू कहीं पे यूज़ कर रहे हैं तब फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अगर ये अकेले हम x प्लस प्लस सिर्फ इंक्रीमेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल को, तब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप प्लस प्लस एक्स लिख रहे हैं या x प्लस प्लस लिख रहे हैं, तब उस केस में दोनों ही में क्या रहेगा, सेम ही रिजल्ट रहेगा। अगर हम किसी में वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं तब भी देखिए दोनों ही केस में x की वैल्यू तो चेंज ही हो रही थी, प्रीवियस एग्जाम्पल में भी x की वैल्यू क्या हो रही है, 6 हो रही है, लेकिन y की वैल्यू पे हमें चेंज दिख रहा है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू तो चेंज होगी, तो अगर हम असाइन नहीं कर रहे हैं तो फिर इसकी वैल्यू के ऊपर तो इन दोनों ऑपरेटर्स को हम कैसे मर्जी यूज़ करें, प्री को करें चाहे पोस्ट को करें, दोनों ऑप्शंस में से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देन पोस्ट इंक्रीमेंट इन एक्शन, तो देखिए यहाँ पे क्या करें, हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। सो देखिए n एक वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यू दी 2 और एक वेरिएबल है हमारे पास रिजल्ट, रिजल्ट में क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाइड n प्लस प्लस, ठीक है। n प्लस प्लस हमारा क्या है, पहले हम क्या करें, इसकी वैल्यू को यूज़ करें, अब प्लस प्लस है तो क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू को यूज़ कर लेंगे, तो n की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिजल्ट में क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब प्रिंट करेंगे जब, तो रिजल्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा, और अगर हम n की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, n इंक्रीमेंट हो गया, अभी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया गया है। तो देखिए पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करने से क्या हो रहा है कि जो भी हमारी वैल्यू है पहले वो यूज़ हो जाएगी, ठीक है, पहले वो वैल्यू यूज़ हो जाएगी किसी भी कंप्यूटेशन के लिए, देन वो उसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। इसी तरह से अगर हम प्री इंक्रीमेंट लेते हैं इसी कोड के लिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस प्लस एन, तो देखिए n की वैल्यू क्या है, 2, तो ये पहले 3 होगी एंड देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा, तो इसमें रिजल्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और इसमें n की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। n की वैल्यू 3 ही रहेगी दोनों केसेस में, लेकिन रिजल्ट के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि चेंज आ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, कि प्लस 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 हम पहले लगा रहे हैं या बाद में लगा रहे हैं, उससे चेंज आ रहा है, ठीक है। और सेम ही इसी तरह से हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर में रहता है, जैसे हमारा प्लस में जैसे चेंज आ रहा है उसी तरह से माइनस में चेंज हमें रिफ्लेक्ट होता है, जब हम माइनस माइनस एन माइनस माइनस करें या माइनस माइनस एन करें, ठीक है। इसमें पहले डिक्रीमेंट हो जाएगा फिर असाइन हो जाएगी वैल्यू,
ठीक है, एंड इसमें क्या रहेगा, पहले असाइन हो जाएगी और बाद में डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।